हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं G7, जिसमें मेनली डिस्कस करेंगे व्हाट इज G7, फैक्ट्स अबाउट G7, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ G7, ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट डज द G7 डू, समिट्स एंड प्रेसिडेंसी, G7 एक्सपेंशन, हाउ विल इंडिया बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ G7, व्हाई इंडिया चाइना आर नॉट पार्ट ऑफ G7, challenges of G7, and last conclusion. First of all, we will know about what is G7. The G7 is international intergovernmental organization with 7 largest country in the world. Its members are France, Germany, Italy, Britain, Japan, Canada and America. It is called the Group of 7. This group of industrially developed countries call themselves the Community of Values, a community that respects value, protection of human rights, freedom, democracy, rule of law, economical prosperity, and continuous development are its main principles. They are vital role to be instrumental in directing the speed of the world economy. Meet annually to discuss issue. यानी G7 क्या है? G7 एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसके अंतर्गत दुनिया के 7 सबसे बड़े देश हैं: फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, कनाडा और अमेरिका इसके सदस्य हैं। इसे ग्रुप 7 यानी G7 कहा जाता है। औद्योगिक रूप से विकसित देशों का ये समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज़ यानी मूल्य का आदर करने वाला समुदाय कहता है। मानवाधिकारों की रक्षा, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, कानून का शासन, आर्थिक समृद्धि और निरंतर विकास इसके मुख्य सिद्धांत हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को निर्देशित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सालाना मिलते हैं। फैक्ट्स अबाउट G7। सभी 7 वर्तमान जीडीपी के साथ और उच्चतम राष्ट्रीय संपत्ति जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा के साथ शीर्ष क्रम वाली उन्नत अर्थव्यवस्था है। सेकंड है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ ग्लोबल नेटवर्थ में 58% से अधिक का योगदान है। इसके अलावा G7 कंट्री जीडीपी विश्व की कुल जीडीपी की 32% है। G7 15 शीर्ष रैंक वाले देशों में से एक है जहां प्रति व्यक्ति सबसे अधिक शुद्ध संपत्ति जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम, इटली, कनाडा, जर्मनी है। निर्यात करने की बात आने पर सभी 7 नेता है। G7 का समूह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार सबसे बड़े उन्नत अर्थव्यवस्था का समूह है। 7 देश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली है। G7 में यूरोपीय संघ को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा ये देश G8+5 के तहत अलग अलग देशों को आमंत्रित करते रहते हैं। G7 के 5 सदस्यों के पास यानी गोल्ड रिजर्व का सबसे बड़ा भंडार है। नाटो किट के सभी 5 सदस्य जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा से मिलकर नाटो का औपचारिक निर्णय लेने वाला निकाय है जो कि USA और UK के साथ 5 आइज इंटेलिजेंस बॉडी का सदस्य भी है। 9 सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा उत्पादकों में से 6 जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन। हालांकि जर्मनी ने 2011 में घोषणा की है कि वो 2022 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर देगा। 2011 के तोहोकू भूकंप और सुनामी के बाद जापान इसके सभी परमाणु रिएक्टर बंद कर दे। हालांकि जापान ने कई परमाणु रिएक्टरों को फिर से शुरू किया। G7 के सदस्य होने की आवश्यकता एक उच्च राष्ट्रीय संपत्ति और उच्च HDI यानी मानव विकास सूचकांक है। G7 का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 46% बाजार का विनिमय दरों पर और वैश्विक PPE GDP के 32 के लिए जिम्मेदार है। हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ G7। 1973 में हुए तेल संकट के समय जब पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन यानी OPEC के सदस्य देशों ने तेल की कीमतों में वृद्धि और योम किपुर युद्ध में इजराइल के समर्थन वाले देशों की आपूर्ति में कटौती कर दी, तब इससे प्रेरित होकर आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम जर्मनी ने
1975 में 6 समूह का गठन किया ताकि गैर आर्थिक शक्तियों को आर्थिक चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक साथ आ सके, जिसमें उस समय महंगाई और मंदी में एक ओपेक तेल का पालन शामिल था। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति वैलेरी जिस्कार्ट डी एस्ट्रोइक के आह्वान पर वर्ष 1975 में इस समूह का गठन किया गया था। तेल संकट के बाद से ही इस समूह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जैसे ऊर्जा, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, गरीबी, व्यापार आदि को बड़ी संख्या में कवर करने के लिए अपने विस्तार किया। वर्ष 1976 में कनाडा के इस समूह में सम्मिलित होने के बाद समूह को G7 के नाम से जाने लगा। नेपल्स में 1994 के G7 शिखर सम्मेलन के बाद रूसी अधिकारियों ने समूह के शिखर सम्मेलन के बाद G7 के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक की। इस अनौपचारिक व्यवस्था को पॉलिटिकल 8 यानी P8 या बोलचाल की भाषा में G7+1 करार दिया गया। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के निमंत्रण पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन की अतिथि पर्यवेक्षक के रूप में पहले आमंत्रित किया गया था। 1997 की बैठक के बाद रूस को औपचारिक रूप से अगली बैठक में आमंत्रित किया गया और 1998 में औपचारिक रूप से समूह में शामिल किया गया, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के चलते रूस को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया। ऐसे में समूह का नाम पुनः G8 हो गया। हालांकि मार्च 2017 से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानते हैं कि रूस को समूह से फिर से शामिल करना चाहिए, क्योंकि वार्ता की मेज़ पर हमारे साथ रूस होना चाहिए। आज के समय में G7 के मेंबर देशों को विश्व में सबसे अमीर और विकसित माना जाता है। इसके अलावा G7 की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। G7 के जो देश है, यह प्रमुख निर्यातक देश है। यह परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश है और साथ ही साथ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इनके पास उपलब्ध है और ये संयुक्त राष्ट्र के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करता देश है। नेक्स्ट है, समूह ने 1990 के दशक के अंत में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को शिखर सम्मेलन में इनवाइट करने की परंपरा शुरू की, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। ये जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अफ्रीकी संघ, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और यूरोपीय संघ। नाउ नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ G7। फर्स्ट है सुरक्षा, अर्थव्यवस्थाओं, जलवायु परिवर्तन, शांति, भू राजनीतिक मुद्दों से संबंधित मुद्दों पर पहचान करना और एक साथ काम करना। सेकंड है उपरोक्त मुद्दों के लिए विनियमन के लिए रूपरेखा विकसित करना। एंड लास्ट, ये एक कानूनी इकाई नहीं है और वादेकारी उपाय नहीं करता। नेक्स्ट है व्हाट डज द G7 डू, यानी G7 क्या करता है। G7 समूह के देशों के नेताओं की 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हर साल होती है, जिसमें महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक मुद्दों के साथ साथ अहम राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होती है। इसके सभी सदस्य बारी बारी से समूह की अध्यक्षता करते हैं और सालाना शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करते हैं। इसमें अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है। G7 के पिछले कुछ शिखर सम्मेलनों में ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV एड्स और वैश्विक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। नेक्स्ट है समिट। ये वार्षिक आधार पर आयोजित सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की बैठक है। ये प्रमुख मुद्दों पर नेताओं के बीच प्रत्यक्ष और अनौपचारिक चर्चा का अवसर प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक बयान को अपनाया जा सकता है। संभवतः अतिरिक्त बयानों के साथ क्षेत्रीय कार्य योजना। पिछले कुछ वर्षों से G7 ने अफ्रीका और अन्य देशों के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंसी एंड समिट। G7 फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा के क्रम अनुसार वर्ष में एक अवधि के लिए रोटेशन वाइज आधार पर इसकी अध्यक्षता की जाती है। यूरोपीय संघ एक पर्यवेक्षक के रूप में G7 में भाग लेता है। ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष शिखर सम्मेलनों में भाग लेते हैं। जिस देश के पास प्रेसिडेंसी यानी जो आयोजक करता देश है वो उस सम्मेलन का अध्यक्षता करता है। फ्रांस ने 7 टाइम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। 2019 में भी इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी फ्रांस ने की थी। नेक्स्ट है 45 समिट ऑफ G7।
G7 का 45वां शिखर सम्मेलन 24 से 26 अगस्त 2019 को फ्रांस में हुआ। चर्चा का मुख्य विषय दुनिया भर में फैलती असमानता के विरुद्ध लड़ाई थी, लेकिन 2019 का सम्मेलन इसलिए अहम रहा क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन, महासागरों के बढ़ते जल स्तर और डिजिटल जगत के परिवर्तन, ट्रेड वॉर, अमेज़न के जंगलों में भटकी आग से संबंधित कई ज्वलंत और तत्कालिक मसलों पर बात हुई। अमेज़न के जंगलों में लगी भीषण आग को लेकर सम्मेलन के अंतिम दिनों में चर्चा हुई और इस पूरे घटनाक्रम को दुनिया के ग्रीन लंग्स पर हमला बताया। विदित हो कि इस सम्मेलन में ब्राज़ील के राष्ट्रपति को पूंजीवादी सौहार्दपरक नीतियों का समर्थक बताया गया और अमेज़न के जंगलों में लगी आग के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। आरोप है कि उन्होंने विकास कार्यों की आड़ में पर्यावरण के नियमों को शिथिल करके दुनिया के सामने नया संकट पैदा कर दिया है। उल्लेखनीय है कि अमेज़न का करीब 60% हिस्सा ब्राज़ील में पड़ता है। इन वर्षों वनों का एक बड़ा भाग बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, पेरू, सूरिनाम और वेनेजुएला में स्थित है, लेकिन इनमें से कोई भी देश G7 के सदस्य नहीं है, इसलिए इन पर दबाव बनाना भी G7 के लिए आसान नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है, भारत G7 देशों का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद इस सम्मेलन में भाग लिया। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऊर्जा के आयात को लेकर भी महत्वपूर्ण बातचीत की, क्योंकि दोनों देशों के बीच 4 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का ऊर्जा आयात पहले से ही लंबित है। अगर ये आयात सुगम हो जाता है और शिखर सम्मेलन के दबाव स्वरूप ईरान को भविष्य में तेल बेचने की इजाज़त मिल जाती है तो दोनों सौदे भारत के लिए आर्थिक रूप से यकीनन फ़ायदेमंद और सहूलियत भरे सिद्ध होंगे। भारत चीन G7 का हिस्सा क्यों नहीं है? भारत के साथ साथ चीन G7 देशों का हिस्सा नहीं है, जबकि इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बड़ी आबादी और प्रति व्यक्ति आय में कमी है। G7 समूह के देशों के मुकाबले इन देशों में न केवल जनसंख्या की कई गुना ज़्यादा है, बल्कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी उनके मुकाबले काफ़ी कम है। ऐसे में इन देशों को विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है, इसलिए यह इस समूह का हिस्सा नहीं है। एक्सपेंशन ऑफ G7। कोरोना वायरस के संकट के बीच जून महीने में होने वाले G7 सम्मेलन को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थगित करने का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान खुद की है। आपको बता दूं, G7 सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जून महीने के 10 से 12 तारीख तक प्रस्तावित था। सितंबर में आयोजित होगी समिट। डोनाल्ड ट्रंप ने 7 देशों के अहम वैश्विक संगठन G7 की बैठक को सितंबर तक के लिए टाल दिया है। इतना ही महत्वपूर्ण समाचार इससे जुड़ा हुआ है ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि G7 समिट में शामिल देशों की संख्या बढ़ाई जाए। वे G7 में भारत को भी सम्मिलित करना चाहते हैं। फिलहाल ये समिट जून माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जानी थी। 4 बड़े राष्ट्र हो सकते हैं शामिल। G7 महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन में जितने अधिक राष्ट्र सम्मिलित होंगे, विश्व शांति की सुरक्षा उतनी ही अधिक सशक्त हो सकेगी। चीन की विस्तारवादी नीति के विरुद्ध कई देशों को युद्ध की आशंका है, अतः इस स्थिति को रोकने के लिए चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए और कई मजबूत ब्लॉक की आवश्यकता हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रारंभिक चरण में भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने की इच्छा जताई है। 31 मई 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर कोरिया को G7 में शामिल करने की इच्छा जताई है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति का अच्छा स्टेप है। इंडो पैसिफिक रीजन में जापान के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर कोरिया को शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे शिखर सम्मेलन में इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय मंच में अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्रों के मध्य व्यापार की संभावनाएं ज़्यादा होगी। इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड और मिलिट्री की गतिविधियां निरंतर बढ़ रही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर कोरिया को शामिल करने से चीन को काउंटर किया जा सकता है। यदि भारत G7 में शामिल होता है तो भारत के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। फर्स्ट है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। यदि भारत G7 में शामिल होता है तो G7 से भारत को आर्थिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन पार्टिसिपेशन, यानी भारत को G7 के मन से अंतर्राष्ट्रीय
मुद्दे वो अपने पक्ष रखने का मौका मिलेगा। थर्ड है इंडो यूएस इंटरेक्शन फोरम। G7 के मन से भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति को सीधे मिलने का मौका मिलेगा। आपको बता दूं, भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति G20 के संगठन को छोड़कर अन्य कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मंच में नहीं मिलते। इसके अतिरिक्त भारत के प्रधानमंत्री को चीन के राष्ट्रपति के साथ देखा गया है, जैसे ब्रिक्स, SCO और G20 में मिलने का मौका मिलता है। यदि भारत G7 में शामिल होता है, यहाँ चीन की अनुपस्थिति में भारत को अमेरिका के साथ मिलने का मौका मिलेगा, जिससे भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे। साथ ही साथ यदि G7 में रूस को शामिल कर दिया जाता है तो अमेरिका द्वारा लगाए गए 2014 में रिस्ट्रिक्शन हटा दिए जाएंगे, जिससे भारत और रूस के मध्य ट्रेड की संभावनाएं अधिक हो जाएगी। इसके साथ भारत को अति आधुनिक हथियार खरीदने का अवसर प्राप्त होगा। आपको बता दूं, रूस के पास एनर्जी के काफ़ी स्रोत है और साथ ही साथ रूस के पास काफ़ी मात्रा में न्यूक्लियर पावर और मिलिट्री है। G7 में इंडो पैसिफिक रीजन से जापान G7 में शामिल है। यदि भारत, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर कोरिया को शामिल कर दिया जाए तो इससे इन देशों के मध्य ट्रेड की संभावना ज़्यादा होगी। आजकल देखा गया है इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड और मिलिट्री की गतिविधियां निरंतर बढ़ रही है। इसके माध्यम से चाइना को काउंटर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं G7 के पास कौन कौन से चुनौतियां हैं। आंतरिक रूप से G7 में कई डिसएग्रीमेंट्स हैं। हाल ही में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में पिछले साल के शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर आयात और कार्रवाई पर करों को लेकर अन्य सदस्यों के साथ भिड़ गए थे। राष्ट्रपति ट्रंप के आरोप थे कि दूसरे देश अमेरिका पर भारी आयात शुल्क लगा रहे हैं। पर्यावरण के मुद्दों पर भी उनका सदस्य देशों के साथ मतभेद था। नेक्स्ट है G7 समूह देशों के बीच आज भी कई मुद्दों को लेकर कई तरह के डिसएग्रीमेंट्स हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, महासागरों के बढ़ते हुए जल स्तर और डिजिटल जगत के परिवर्तन, व्यापार युद्ध, अमेज़न के जंगलों में भड़की आग आदि। थर्ड है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या साउदर्न हेमस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध से कोई भी देश G7 में नहीं है। G7 समूह की आलोचना इस बात से भी की जाती है इसमें मौजूदा वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होती है, या फिर बात तो की जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। विडंबना ये है कि ये भले ही खुद को दुनिया के सबसे विकसित और शक्तिशाली देशों का समूह मानता है, लेकिन इसके सदस्य देशों में पर्याप्त एकता नहीं है। ये सभी अपने अपने निजी स्वार्थ से संचालित होते हैं। भारत और ब्राज़ील जैसे तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं से इस समूह को चुनौतियां मिल रही है, जो G20 का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन G7 का हिस्सा नहीं है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वो इस समूह का कभी भी हिस्सा नहीं बन सका। इसकी वजह ये भी है कि इसकी प्रति व्यक्ति आय संपत्ति G7 समूह देशों के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में चीन को उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था ही नहीं माना जाता। इसलिए समूह में लिए गए फैसले या इसके मशवरे, इसके सलाह दुनिया पर कितने प्रभाव होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। हर साल शिखर सम्मेलन के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं से लेकर पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले संगठन इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते हैं। नाउ लास्ट कंक्लूजन। G7 की आलोचना यह कहकर की जाती है कि कभी भी प्रभावी संगठन नहीं रहा, लेकिन G7 के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता। समूह ने कई सफलताओं को हासिल किया है, जिनमें एड्स, टीबी, मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक फंड की शुरुआत करने भी शामिल है। समूह का दावा है कि इसने साल 2002 के बाद से अब तक 2.7 करोड़ लोगों की जान बचाई है। समूह ये भी दावा करता है कि 2016 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के पीछे इसकी भूमिका रही है। G7 के देश सबसे बड़े निर्यातक देश रहे हैं। इसके अलावा यह समूह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज भी मानवाधिकार, सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन, जलवायु परिवर्तन, व्यापार युद्ध आदि मुद्दे जीवंत हैं। इसके खिलाफ पूरे विश्व को संघर्ष करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य ऐसे बातें हैं जो G7 के
महत्व को उजागर करते हैं। जैसे इन देशों के पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, ये यूएन के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं। ये सभी 7 देश दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इन 7 देशों का दुनिया की 40% जीडीपी पर कब्जा आदि है। 31 मई 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर कोरिया को G7 में शामिल करने की इच्छा जताई है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति का अच्छा स्टेप है। इंडो पैसिफिक रीजन में जापान के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर कोरिया को शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे शिखर सम्मेलन में इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय मंच में अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्रों के मध्य व्यापार की संभावनाएं ज़्यादा होगी। इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड और मिलिट्री की गतिविधियां निरंतर बढ़ रही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर कोरिया को शामिल करने से चीन को काउंटर किया जा सकता है। दिस इज राइट नाउ एंड ऑफ द वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स। ऑलवेज गॉड ब्लेस ऑल। Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon.